दोस्तों नमस्कार, मेरी YouTube चैनल लेट्स ग्रो विद संदीप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो बैकग्राउंड बोर्ड है उस पर मत जाइएगा आप लोग, क्योंकि आज डिजिटल बोर्ड नहीं है, पीछे आज ब्लैक बोर्ड है। तो हम आज इसी पर पढ़ेंगे। जो हमारे पास संसाधन अवेलेबल है, ठीक है, संसाधन हमारे पास कम है लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम बहुत बेटर रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम देख रहे थे कि साइकोलॉजी का इतिहास हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, तो कुछ टेक्निकल इश्यू क्रिएट हो गया था जिसकी वजह से हमारा वो वीडियो जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो हम यहां से उस क्लास को एक बार रिवाइज करते हैं और रिवाइज करते हुए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो देखते हैं। तो हम साइकोलॉजी का इतिहास हम देख रहे थे और दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था रुडोल्फ गोइल्के ने। किसने किया था? रुडोल्फ गोइल्के ने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का, रुडोल्फ गोइल्के जिन्होंने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, और यह किया था इन्होंने 1590 में। इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम है साइकोलॉजिया। बुक का नाम क्या है इनकी का? साइकोलॉजिया। बुक में इन्होंने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, वो किया था इन्होंने 1590 में। यह हमने देख लिया था दोस्तों। इसके बाद में हमने साइकोलॉजी का अर्थ जाना था, साइकोलॉजी की उत्पत्ति जानी थी। साइकोलॉजी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द साइकी और लोगोस से हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान, अर्थात आत्मा का विज्ञान। और इसके बाद में हमने दोस्तों देखा था कि साइकोलॉजी जो है प्राचीन काल में प्रारंभ में क्या था कि ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में इसका अध्ययन किया जाता था। लेकिन जैसे ही दार्शनिकों और विद्वानों का ध्यान धीरे धीरे इस विषय की तरफ जाने लगा, उन्होंने इसके ऊपर अध्ययन करना प्रारंभ किया, तो ये जो विषय धीरे धीरे क्या होने लगता है, दर्शन शास्त्र से धीरे धीरे पृथक होने लगता है। और पृथक होने के दौरान इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को कहा गया था मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान। क्या कहा गया था मनोविज्ञान को? सर्वप्रथम मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान। और मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था 16वीं शताब्दी में। प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान कहकर के पुकारा था। 16वीं शताब्दी के अंत तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहकर के पुकारा जाता रहा, लेकिन बाद में इस मत को लेकर के विभिन्न प्रकार के मतभेद उत्पन्न होने लगते हैं, तो मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में अस्वीकार कर दिया जाता है। और मनोविज्ञान को फिर दूसरा नाम दिया जाता है मनोविज्ञान मन का विज्ञान। क्या नाम दिया जाता है मनोविज्ञान को? मनोविज्ञान मन का विज्ञान, साइकोलॉजी साइंस ऑफ माइंड। और मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था पोम्पोनोजी ने। इटली के एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए जिनका नाम है पोम्पोनोजी। उन्होंने मनोविज्ञान को 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान कहकर के पुकारा और इनके मत का समर्थन किया था दोस्तों जॉन लॉक, थॉमस रीड, बर्कले और कांट ने। इसके बाद में जो समस्या आत्मा के विषय में थी, ठीक वही समस्याएं मन के विषय में क्रिएट हुई, तो इस मत को भी क्या कर दिया जाता है? अस्वीकार कर दिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों मनोविज्ञान को कहा गया था चेतना का विज्ञान। क्या कहा गया था मनोविज्ञान को? चेतना का विज्ञान, चेतना। और चेतना का विज्ञान कहा था 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली और टीचनर ने। अब देखिए यहां पर जो सबसे बड़ा जो क्रांतिकारी मनोविज्ञान क्षेत्र में बदलाव जो आता है वो ये आता है कि मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता यहां से मिलती है। कब मिलती है? 19वीं शताब्दी से, जब विलियम वुंट जर्मनी के लिप्जिग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करके मनोवैज्ञानिक प्रयोगों की शुरुआत करते हैं। चूंकि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मनोविज्ञान भी क्या है? एक विज्ञान है, और विज्ञान सिर्फ उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करता है जो प्रयोगों के आधार पर जो चीज खरी उतरती है, उन्हीं चीजों को विज्ञान क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। अब चूंकि मनोविज्ञान क्या है? विज्ञान, तो मनोविज्ञान में उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करेगा जिनके ऊपर प्रयोग संभव हो सके, और प्रयोग किनके ऊपर संभव हो? जो मूर्त चीजें हैं। अब तक मनोविज्ञान में प्रयोगों का अभाव था। कब तक? 18वीं शताब्दी तक, जब मनोविज्ञान को चेतना विज्ञान कहकर पुकारा गया था। इससे पहले मनोविज्ञान में प्रयोगों का अभाव था। और जब मनोविज्ञान में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की विलियम वुंट ने, कब की थी इन्होंने? 1879 में। 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करके मनोवैज्ञानिक प्रयोगों की शुरुआत करने वाले कौन थे? विलियम वुंट थे। इसलिए विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। तो यह सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान क्षेत्र में आता है, क्योंकि मनोविज्ञान अब से पहले आत्मा और मन की जहां पर बात हो रही थी वहां तक तो मनोविज्ञान तो धीरे धीरे दर्शन शास्त्र से तो पृथक हो रहा है, दर्शन शास्त्र से तो मनोविज्ञान पृथक हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो दर्शन शास्त्र से चिपका हुआ है। क्योंकि आत्मा और जो मन है दोनों जो विषय वस्तु है, किसकी विषय वस्तु है? दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु है। आत्मा की बात किसके अंतर्गत होती है?
दर्शन शास्त्र में होती है, मन की बात किसके अंतर्गत होती है, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत होती है। तो दोनों जो है ये दोनों विषय वस्तु किसकी है, दर्शन शास्त्र की है। तो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान तो पृथक हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से अलग नहीं हो पाया है, वो कहीं ना कहीं फिर भी उससे चिपका हुआ है। लेकिन जब 19वीं शताब्दी में 1879 में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करके मनोवैज्ञानिक प्रयोगों की शुरुआत करते हैं, तो वहां से मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में आता है। तो सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव मनोविज्ञान क्षेत्र में यह होता है, और विलियम वुंट को इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है, और विलियम वुंट को ही इसीलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर कंफ्यूजन वाली चीज ये है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता किसे कहते हैं। तो कहीं कहीं पर बुक में आपको विलियम जेम्स भी मिलता है और कहीं पर मिलता है विलियम वुंट। तो लोग काफी इसमें कंफ्यूजन में होते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा कि अमेरिका जो है, अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है विलियम जेम्स को। और वैसे नॉर्मल अगर क्वेश्चन आता है नॉर्मली कि आधुनिक मनोविज्ञान जन्मदाता कौन है, तो वो है विलियम वुंट। अगर अमेरिका के संदर्भ में पूछते हैं तो आपको क्या करना है, विलियम जेम्स। और वैसे आधुनिक मनोविज्ञान जो जन्मदाता है वो है विलियम वुंट। इसके बाद में दोस्तों इनके मत की आलोचना की थी, जो इन्होंने चेतना का विज्ञान कहकर पुकारा था, विलियम वुंट, जेम्स सली और टीचनर ने, कि मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति की चैतन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, चेतना का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इनके मत की आलोचना की थी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने। उनका कहना था कि भैया जो चेतना है, चेतना तो ओनली 10% है, ठीक है ना, 1/10 है, बाकी जो 90% उसका क्या है। आपका कहना है कि चेतना का अध्ययन करके व्यक्ति को जाना और समझा जा सकता है, इसलिए मनोविज्ञान में चेतना का अध्ययन आवश्यक है। तो चेतना तो ओनली 10% होती है, बाकी 90% कहां पर गया। तो इनका कहना था फ्राइड का कि अगर आपको व्यक्ति को पूर्ण रूप से जानना और समझना है तो इस 90% हिस्से का भी अध्ययन जरूरी है। इसीलिए आधी अधूरी परिभाषा होने के कारण मनोविज्ञान के इस मत को क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। इसके बाद मनोविज्ञान को कहा गया मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। क्या कहा गया, व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान कहा गया था कब, 20वीं शताब्दी में। और किसने कहा था, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान कहकर के पुकारा। इन्होंने अमेरिका में 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना करके मनोविज्ञान को व्यवहार का दर्जा दिलाया। और यह जो परिभाषा, इनकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो इतनी प्रसिद्ध हुई, इतनी फेमस हुई कि आखिर में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। और वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। अब देखिए दोस्तों, जानने वाली बात यह है यहां पर कि जो वाटसन है उनसे पहले भी मैकडूगल, जिन्होंने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था, कौन है, मैकडूगल। मैकडूगल ने 1905 में किसका प्रयोग किया था, व्यवहार शब्द का। वाटसन से पहले मैकडूगल हुए जिन्होंने 1905 में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था, और 1908 में इन्होंने क्या किया था, व्यवहार शब्द की व्याख्या की थी। 1908 में क्या किया इन्होंने, व्यवहार शब्द की व्याख्या की है। और 1911 में पिल्सबल्ली ने अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के मूल तत्व में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहकर के पुकारा था। तो इनसे पहले दो अन्य मनोवैज्ञानिक भी हुए, मैकडूगल जिन्होंने 1905 में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया है, 1908 में व्यवहार शब्द की व्याख्या की है। पिल्सबल्ली ने 1911 में अपनी पुस्तक जो है मनोविज्ञान के मूल तत्व में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहकर के पुकारा है। तो दोस्तों ये मनोविज्ञान की एक संक्षिप्त इतिहास हुआ। क्या हुआ, एक छोटा सा इतिहास है जिसके संदर्भ में यह कहा जाता है कि मनोविज्ञान का इतिहास है ना, वो तो छोटा सा है, संक्षिप्त है, बहुत छोटा इतिहास है। क्योंकि मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में जो है ना 19वीं शताब्दी में अस्तित्व में आता है। तो 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में आता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसका इतिहास बहुत छोटा है, वर्तमान बहुत छोटा है, लेकिन इसका अध्ययन प्राचीन काल से दर्शन शास्त्र के साथ में किया जाता रहा है। तो इसकी जो जड़ है वो बहुत गहरी है। और यही कहना है किसका, एबिंगहास का। एबिंगहास ने कहा था कि मनोविज्ञान का जो अतीत है, मनोविज्ञान की जो जड़ें काफी गहरी है, अतीत बहुत लंबा है इसका, लेकिन इसका जो इतिहास है वो क्या है, बहुत छोटा है, बहुत संक्षिप्त है। तो दोस्तों ये वैसे तो क्लास हमारी लगभग लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गई थी, थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक हमारा बाकी रह गया था, तो वो मैंने यहां पर क्लियर कर दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यहां पर मनोविज्ञान की परिभाषाएं।
परिभाषाएं। कुछ वैसे परिभाषा साइकोलॉजी बहुत सारी है, लेकिन यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिभाषा आती है वाटसन की। वाटसन ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध एवं धनात्मक विज्ञान है। क्या कहा था वाटसन ने? कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। किसने कहा था? वाटसन ने। इंपॉर्टेंट परिभाषा, शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा है। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार क्या कहा था? शुद्ध विज्ञान कहा था। इसके बाद देखिए दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा था कि मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन है। क्या कहा था इन्होंने? मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन है। क्या कहा था इन्होंने? क्या बताया मनोविज्ञान को? मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन। इसके बाद देखिए वुडवर्थ महोदय ने कहा था कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन है। वातावरण के संपर्क में आने वाले प्राणियों के व्यवहारों का क्या है? अध्ययन। जैसे कोई प्राणी, कोई व्यक्ति जो है वातावरण के संपर्क में आता है और वातावरण के संपर्क में आकर के जिस प्रकार वो व्यवहार करता है, उस व्यवहार का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो वुडवर्थ ने कहा था मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहारों का अध्ययन है। यह कहना था वुडवर्थ महोदय का। इसके बाद देखिए मैकडूगल ने कहा था कि मनोविज्ञान जो आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्या कहा इन्होंने मनोविज्ञान को? मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान कहा है मैकडूगल ने। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अगली परिभाषा आती है स्किनर की। किसकी? स्किनर की। स्किनर ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। क्या कहा इन्होंने? मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव विज्ञान है। व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान कहा था स्किनर ने। इसके बाद में एक और मनोवैज्ञानिक है बोरिंग तथा अन्य। इसके अंतर्गत तीन आते हैं, बोरिंग, लेगफील्ड और वेल्ड। बोरिंग, लेगफील्ड और वेल्ड ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा था कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। क्या बताया इन्होंने? मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। यह कह रहा था बोरिंग तथा अन्य का। इसके बाद देखिए पिल्सबल्ली। पिल्सबल्ली ने कहा था कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा मानव व्यवहार के रूप में दी जा सकती है। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा
व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है। दी जा सकती है, यह कह रहा था पिल्सबर्ली का। जैसा कि मैंने बताया था, पिल्सबर्ली ने 1911 में ही व्यवहार को परिभाषित कर दिया था। इनकी पुस्तक थी मनोविज्ञान के मूल तत्व। तो उसमें इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान कह करके परिभाषित करते हुए कहा था कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम जो परिभाषा है वो किसके रूप में की जा सकती है? व्यवहार के विज्ञान के रूप में। इसके बाद देखिए विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा था कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है। क्या कहा था? कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है। यह कहना था विलियम जेम्स का। इसके बाद देखिए एबिंगहास की परिभाषा। एबिंगहास ने, जैसा कि मैंने बताया था, एबिंगहास ने कहा था कि मनोविज्ञान का जो अतीत है वो काफी बड़ा है, काफी लंबा है, लेकिन इसका जो वर्तमान है, जो इतिहास है, काफी संक्षिप्त है। मनोविज्ञान का अतीत लंबा है और इतिहास संक्षिप्त है। इतिहास क्या है? संक्षिप्त, बहुत छोटा है। एक और परिभाषा देखते हैं लास्ट, सेंट्रोक। बहुत अच्छी परिभाषा इन्होंने दी है सेंट्रोक ने। सेंट्रोक ने कहा था मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। क्या कहा था इन्होंने? व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। मानसिक प्रक्रियाएं कौन सी होती है? तर्क, चिंतन, समस्या समाधान। ठीक है, ये सब क्या हमारी मानसिक प्रक्रिया है। तो ये परिभाषा है दोस्तों वाटसन ने व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा था मनोविज्ञान को। क्रोनिक्रो ने मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन कहा, और वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहारों क्या है? अध्ययन है। जैसे प्राणी वातावरण के संपर्क में आता है, जिस प्रकार वो व्यवहार करता है, उन व्यवहार को अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मनोविज्ञान के अंतर्गत। ये कहना था वुडवर्थ का। मैकडोगल का कहना था मनोविज्ञान क्या है? आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। स्किनर ने मनोविज्ञान को व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान कहा है। बोरिंग ने मानव प्रकृति का अध्ययन कहा है, और पिल्सबर्ली ने कहा है कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा जो है मानव व्यवहार के रूप में दी जा सकती है। और जेम्स ने कहा है, विलियम जेम्स ने, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है। एबिंगहास का कहना था कि मनोविज्ञान का अतीत लंबा है, लेकिन इसका जो वर्तमान है, जो इतिहास है, वो छोटा है, संक्षिप्त है। इसके बाद लास्ट परिभाषा थी सेंट्रोक की, जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं क्या बताया? अध्ययन बताया। तो ये कुछ परिभाषाएं थी, इंपोर्टेंट परिभाषाएं साइकोलॉजी की। वैसे तो परिभाषाएं बहुत सारी है और ऊपर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन ये कुछ इंपोर्टेंट परिभाषाएं जो हमारे ध्यान में जरूर होनी चाहिए। और देखिए परिभाषाओं को याद करने का क्या है, या तो आप उसको एज इट इज या तो रट लीजिए, ठीक है, या फिर आप उसको कुछ वर्ड उसके अंदर पकड़ लीजिए, ताकि वो परिभाषा आपके ध्यान में रहेगी। ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक या किस विद्वान ने दी है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इतना ही है। हमने जो पिछले वीडियो में देखा था साइकोलॉजी का इतिहास, मनोविज्ञान का इतिहास हमने जो पढ़ा था, उसको यहाँ पर हमने रिवाइज किया है, और उसके बाद में मनोविज्ञान की जो परिभाषा है वो यहाँ पर हमने कुछ इंपोर्टेंट जो परिभाषा है वो यहाँ पर हमने देखी। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ और बेटर लगता है कि क्लास में और क्या बेटर हो सकता है, तो अपने कीमती सुझाव
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।